साथियों, वामसेन एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ और उसके साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर इनके संयुक्त जयंती के अवसर पर आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथियों, इस कार्यक्रम के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है वोट का अधिकार। यह शासक बनने और बनवाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम मशीन के द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना यह शासक जातियों का षड्यंत्र है। गंभीर विश्लेषण एक विषय रखा गया। दूसरा विषय है बहुजनों को शासक बनाओ अभियान के अंतर्गत चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, एक विश्लेषण। तीसरा विषय है संगठन का सामाजिक एवं भौगोलिक नेटवर्किंग का विस्तार 6 लाख गांवों तक करना और संगठन को जन आंदोलन में रूपांतरित करने से ही व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य पूरा होना संभव है। विश्लेषण। साथियों, ये जो विषय रखे गए हैं ये विषय जानने और समझने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा इतिहास में जाकर, बैकग्राउंड में जाकर कुछ बात समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक हम ये बैकग्राउंड समझने की कोशिश ना करें तब तक हमें ये बात समझ में नहीं आ सकता। साथियों, 1848 से ज्योतिराव फुले के द्वारा इस देश में आंदोलन शुरू किया जाता है। ये आंदोलन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का, अर्थात SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों का आंदोलन था। जब ये आंदोलन उनके द्वारा शुरू किया गया 1848 से लेकर 1890 तक, ये लगभग 42 साल तक चलने वाला आंदोलन है। इस आंदोलन का अध्ययन करने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि इस दौरान इस देश में ज्योतिराव फुले के द्वारा हम लोगों को, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो गैर बराबरी के आधार पर खड़ी है, ये जो गैर बराबरी का जो आधार है, पहले अगर मान लो हम ये वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखें तो ये वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण की व्यवस्था है। ये 4 वर्ण की व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण है वही आज का पिछड़ा वर्ग OBC है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, खासतौर पर पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र हैं। गलत बात। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग पहले के अछूत लोग। तो अछूत में और शूद्र में क्या फर्क है? ये हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि शूद्र और अछूत में क्या फर्क है। तो जो शूद्र है वो वर्ण व्यवस्था के अधीन है, अंदर है। जो 4 वर्ण की व्यवस्था है
उस 4 वर्णों की व्यवस्था के अंदर है, और जो अछूत है वो इस 4 वर्ण की व्यवस्था के बाहर। ये बात हमारे तमाम पढ़े लिखे लोग जो है, उन पढ़े लिखे लोगों को समझना जरूरी है। मैं कई जगह ये देखकर हैरान हो गया कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो शूद्र वर्ण के लोग। तो सबसे पहले तो ये बात आपको समझना है, शेड्यूल कास्ट के जिन लोगों के द्वारा शेड्यूल कास्ट को शूद्र मानने की वजह से कौन सा परिणाम हुआ, गलत परिणाम हुआ। वो परिणाम क्या हुआ कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण के लोग माने गए लोग हैं, उन लोगों ने अपने को शूद्र स्वीकार करना बंद कर दिया। अगर मान लो जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, पिछड़े वर्ण के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर उन्होंने अपने को शूद्र स्वीकार करना मानना बंद कर देंगे तो फिर ये जो ब्राह्मणवाद के विरोध की लड़ाई, जिससे 52% लोग इस लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। अगर इस लड़ाई से बाहर हो जाएंगे तो फिर इस लड़ाई को लड़ने के लिए शेड्यूल कास्ट के 15% और शेड्यूल ट्राइब के 7.5% लोग ही बचते, तो इनकी संख्या 22.5% होती है। भारत के संविधान के अनुसार शेड्यूल कास्ट के लोग वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, और वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र वर्ण है। वो शूद्र वर्ण जो आज पिछड़े वर्ग के तौर पर जाना जाता है, वो पिछड़ा वर्ग यदि शुद्ध वर्ण का है और मंडल कमीशन के द्वारा जिनको पिछड़े वर्ग के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है, और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जिनको आर्टिकल 340 के तहत उनको पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है, जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, वो पिछड़े वर्ग का है। तो ये बात जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिन लोगों को भारत के समाज व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, जानकारी होने के बाद ही समझदारी हो सकती है। अगर आपके पास जानकारी ही नहीं है तो आपके पास समझदारी कहां से होगी? क्योंकि समझदारी जानकारी के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप समझदार नहीं हो सकते। जानकार होना समझदार होना नहीं है। जानकार होना अलग है, समझदार होना अलग है। जानकार होने में और समझदार होने में क्या फर्क है? मान लो आपके पास जानकारी है और जानकारी का आप उपयोग और प्रयोग फैसला करने में नहीं करते हैं, तो आप समझदार नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हो और आपको ठोकर लग गई, आपके पैर को पत्थर लग गया, आपके पैर से और उंगलियों से खून निकल गया, आपको ठोकर लगने की वजह से ऐसा हुआ। दूसरे दिन आप उसी रास्ते से जा रहे थे और वहीं पर दोबारा ठोकर लग गई। नहीं लगनी चाहिए थी, मगर दोबारा ठोकर लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि कल आपको ठोकर लग गई थी, वो जानकारी तो आपके पास थी कि हाँ यार ठोकर लग गई थी।
मगर उस जानकारी का उपयोग और प्रयोग नहीं किया, ये समझकर कि मुझे जरा खबरदार होकर चलना चाहिए, मुझे जगह सतर्क होकर चलना चाहिए। अगर आपने जानकारी का उपयोग इस तरीके से किया कि यहां मुझे ठोकर लग गई थी, मुझे यहां पर जरा सतर्क होकर खबरदार होकर चलना चाहिए, अगर उस जानकारी का आपने उपयोग और प्रयोग किया होता, दोबारा आपको ठोकर नहीं लगती। इसका मतलब यह है कि जानकारी होना समझदार होना नहीं है, जानकारी होना समझदार होना नहीं है, जानकारी का उपयोग और प्रयोग करने का हुनर होना समझदारी। तो जानकारी होना जरूरी है और जानकारी के बाद समझदार होना जरूरी है। अगर आप समझदार होते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। तो इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय समाज व्यवस्था में शेड्यूल कास्ट की संख्या 15% है, शेड्यूल ट्राइब की संख्या 7.5% है। उत्तर प्रदेश में, और जहां तक ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहां शेड्यूल ट्राइब नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब है तो जो ऑल इंडिया का एवरेज 15% की संख्या है, अगर उसको हम मान ले तो 15% के आधार पर आपको मान लो चुनाव जीतना है, तो 15% से आप चुनाव जीत नहीं सकते। ये पहले समझना चाहिए। फॉर्म भरने के पहले, अगर आप फॉर्म भरते हो ना चुनाव का, तो उसके पहले आपको यह मालूम होना चाहिए। ऐसा होने से क्या होगा, अगर मान लो शेड्यूल कास्ट का आदमी फॉर्म भरता है तो खबरदारी लेगा कि वो अपने फॉर्म भरने में शेड्यूल कास्ट के लोगों को साथ में रखेगा, शेड्यूल कास्ट की तमाम और जाति के लोगों को भी साथ में रखेगा, फिर उसके साथ शेड्यूल ट्राइब के लोग अगर हैं तो उसको भी साथ में रखेगा, फिर पिछड़े वर्ग के लोगों को भी फॉर्म भरने में साथ रखेगा और माइनॉरिटी के लोगों को भी साथ में रखेगा। अगर माइनॉरिटी 6 प्रकार की माइनॉरिटी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, अगर 6 प्रकार की माइनॉरिटी है तो वो 6 प्रकार के माइनॉरिटी के लोगों को साथ में रखेगा और फिर फॉर्म भरने के बाद बाहर आकर उनको संबोधित करेगा, उसको बोलेगा, भाई आप सभी लोगों का मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए और समर्थन चाहिए। एक साथ चाहिए, एक सहयोग चाहिए, एक समर्थन चाहिए। ये तीनों बातें अलग है। साथ अलग बात है, सहयोग अलग बात है, समर्थन अलग बात है। तो इस तरह से उन सभी लोगों का आप समर्थन मांगते हैं तो कहा जा सकता है कि आपके पास समझदारी है, आपके पास समझदारी है और आप 85% जो लोग हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के, उनसे वोट मांग रहे हैं, उनसे समर्थन, साथ सहयोग समर्थन मांग रहे हैं। और वो साथ सहयोग और समर्थन मिलना आपके प्लानिंग पर और प्लानिंग मकसद पर और योजना के अमल करने के हुनर पर निर्भर करता है। यदि आप सही तरीके का मकसद निर्धारित करते हो, मान लो कि आपके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं और आप प्रचार करने के लिए केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों के बस्ती में जाकर ही प्रचार करते हैं। दूसरे लोग बोलेंगे, अरे हमारे पास तो आए भी नहीं,
वोट देंगे नहीं देंगे, वो बात की बात है, आए नहीं। अभी तो ये आदमी चुनकर गया ही नहीं और हमारे साथ धोखा कर रहा है। चुनकर जाने के बाद पता नहीं क्या कर लेगा। अभी तो चुनकर भी नहीं गया और उपेक्षा कर रहा है कि हमें पूछ ही नहीं रहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट का अधिकार देकर हमारे लोगों को पूछ लगाई। पूछ लगाई समझते हो? अगर बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट का अधिकार देकर के हमारे लोगों को पूछ नहीं लगाई होती तो कोई भी पार्टी का आदमी आपके बस्ती में आकर आपको पूछता नहीं, भाई साहब ध्यान रखना, भाई साहब ध्यान रखना। ये जो पूछ लगाई बाबा साहब आम्बेडकर ने, पूछ नहीं थी, हमारे लोगों को पूछ नहीं थी, ये पूछ लगाई। पूछ लगाने की वजह से वो लोग हमारे लोगों को पूछना शुरू कर दिया, नहीं तो हम तो पूछने लायक भी नहीं थे, हमको कोई नहीं पूछता था। बल्कि जब ये अधिकार नहीं था तब लोग कहते थे थोड़ा यहां जाना, अरे तो अछूतों की न बस्ती है, वहां क्या जाने का, तो अछूतों की बस्ती है। वोट का अधिकार मिलते ही जो पंडित जी है ना, हो गया भाई साहब, उसका हम साले कभी भाई नहीं है। पंडित जी का शेड्यूल कास्ट का आदमी कभी भाई नहीं रहा, मगर भाई साहब ध्यान रखना। तो ये पूछ की जो करामत है, ये वोट का अधिकार ये हमारे 26 जनवरी 1950 को जो अधिकार मिला, ये 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल का संघर्ष है। गिनती कर लो, ये गिनती कर लो, 1848 से लेकर 1956 तक गिनती करो, 108 साल होते हैं। ये 108 साल का फुले शाहू आम्बेडकर जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन की बदौलत हम लोगों को वोट का अधिकार मिला, ऐसे ही नहीं मिला। ये अधिकार हम लोगों को ऐसे ही नहीं मिला। ये अधिकार हम लोगों को 108 साल का संघर्ष करने के बाद मिला, मुफ्त में नहीं मिला। 108 साल का संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार मिला। और वोट का अधिकार क्या है? आज भी हमारे लोगों को हिंदी में लोग क्या कहते हैं? हिंदी में मतदान। तो हाँ, मतदान जब लिखा आता है ना पेपर में, प्रचार में लिखा आता है, तो हमारे लोग क्या कहते हैं? अरे तो दान करने का ना है, मतदान दान करने का है। तो इस वजह से हमारे लोगों को ये बात का मूल्य, ये बात का महत्व समझ में नहीं आया। ये जो वोट का अधिकार है उसका वास्तविक ट्रांसलेशन है मताधिकार, मतदान नहीं। ये मताधिकार है। जानबूझकर मतदान 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 प्रचार किया जाता है, ये मताधिकार है। इसका मतलब है ये अधिकार है, और इस अधिकार का उपयोग और प्रयोग करने से इस देश में आप लोग शासक बन सकते हैं, शासक चुन सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को जब ये अधिकार मिला
तो 26 जनवरी 1950 को अधिकार मिलने के बाद हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। एक आदमी को, ये बाबा साहब आम्बेडकर को समझ में आती थी ये बात, तो उन्होंने हमारे लोगों को वोट का अधिकार दिया, उनको समझ में आती है। और उनको भी ये बात समझ में आती थी कि ये देते ही इनको भी समझ में नहीं आएगी। ऐसा लोगों ने सवाल उठाया था, बाबा साहब आम्बेडकर के सामने ये सवाल उठाया था कि आप अनपढ़ गवारों को वोट का अधिकार दे रहे हो, तो इससे क्या होगा? इससे तो लोकतंत्र में सारी गड़बड़ियां और खराबियां पैदा होगी। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उन लोगों को जवाब दिया था कि एक्सरसाइजिंग ऑफ वो, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, ये रिकॉर्ड में अवेलेबल है, मैं डॉक्यूमेंट्री बात बता रहा हूं। उन्होंने इसका जवाब दिया था कि हमारे लोग अनपढ़ गवार हैं, ये बात सही है, मैं उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं और कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखा जाए। वोट के अधिकार के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा था कि एजुकेशन रखा जाए, एजुकेशन के आधार पर वोट का अधिकार दिया जाए। अगर ऐसा होता तो SC, ST, OBC के जो लोग हैं, बहुत ज्यादा 1% लोगों को वोट का अधिकार मिलता। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इसका विकल्प दिया। नहीं, ये बात तो नहीं माना जा सकता, तो इसका विकल्प क्या है? तो उन्होंने कहा इसका विकल्प है एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका विकल्प है एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। अंग्रेजी में उन्होंने शब्द प्रयोग किया था एडल्ट फ्रेंचाइज। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, संवैधानिक भाषा है, और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट मीन्स प्रौढ़ और फ्रेंचाइज मीन्स अधिकार, तो प्रौढ़ मताधिकार। तो इस तरह से एक प्रौढ़ व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाएगा, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल आ गया कि प्रौढ़ किसको माना जाएगा? तो फिर यह स्वीकार किया गया कि हर 21 साल के व्यक्ति को, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसको प्रौढ़ माना जाएगा और उसको वोट का अधिकार दिया जाएगा। ये तो इंग्लैंड में भी नहीं होता था, ये तो इंग्लैंड में भी नहीं दिया जा। इंग्लैंड जैसे देश में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। महिलाओं को, ये खास तौर पर मैं बता रहा हूं कि महिलाओं को वोट का ही अधिकार नहीं था। तो हमारे जैसे अनपढ़ गवार देश में ठीक है, इंग्लैंड में नहीं था। और महिलाओं ने वहां आंदोलन चलाया, महिलाओं ने वहां आंदोलन चलाया, आंदोलन चलाकर उन्होंने वोट का अधिकार हासिल किया। तो उसका एक परिणाम क्या हुआ? मार्गारेट थ्रेचर 4 बार प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी भी इतनी बार नहीं बनी। मार्गारेट थ्रेचर जो है वो मरते दम तक चुनाव जीत सकती थी, इतनी ज्यादा दबंग और इतनी ज्यादा सक्षम महिला थी। उसने कहा अभी 4 बार हो गया, अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी मेरी भी इच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो आदमी मरने के कगार पर आता है, बोलता है कि अभी नहीं, थोड़ा देर में थोड़ा देर तो रहने वाला हूं, तो वो छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। तो वहां पर उसने छोड़ दिया, मगर उसको देखो, इंग्लैंड में महिला को आंदोलन के द्वारा जब अधिकार मिला, वो महिला 4 बार प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी भी नहीं बन पाई। तो इस तरह से
इंदिरा गांधी से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड जो है वहां हुआ, क्योंकि भारत में महिलाओं को बाबा साहब की कृपा से वोट का अधिकार मिला। वो वहां पर ये लड़ाई लड़ने के लिए अंदर थे और वो अंदर लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं, एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए और स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़े लिखे होने की भी कोई जरूरत नहीं। हमारे लोगों को ये इतिहास अलग पढ़ाया भी नहीं जाता, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं होती। ये ऐसा इतिहास है, ये इतिहास स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। ये इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। ये इतिहास पढ़ाने से हमें नायक कौन है, खलनायक कौन है, उसका पता चलता। ये कौन हमारी लड़ाई लड़ा है, कौन हमारी लड़ाई लड़ा, वो जो लड़ा वो नायक हो गया, और जो इसका विरोध करता रहा उसको खलनायक माना जाएगा, और जिसको खलनायक माना जाएगा उसको हम आगे बढ़ने से रोकें। ये समझदारी आती अगर हम इस तरह की पढ़ाई करवाते, इस तरह की किताबें, क्रमिक बुक किताबें अगर हम लिखते, और इसका सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऐसी कोई काल्पनिक बातें मैं नहीं बता रहा हूं, इसका सारा रिकॉर्डेड एविडेंस है। और इस तरह से हमारे महापुरुषों के द्वारा एक वोट का अधिकार, जिसे मैं आपको समझा रहा हूं, एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट शब्द क्यों आया? पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, ये बताने के लिए एडल्ट शब्द आया। अगर एजुकेशन की शर्त होती तो एडल्ट शब्द नहीं आता। फिर एजुकेशन की शर्त के साथ वोट का अधिकार आता तो हर 21 साल के व्यक्ति को प्रथम बार वोट का अधिकार बहाल किया गया, उसके बाद में 18 साल किया गया, अभी 18 साल माना गया। तो इस तरह से हम लोगों को ये वोट का अधिकार 18 साल का मिला है, मगर हमारे लोगों को आज भी जो वोट का अधिकार है उसका उपयोग और प्रयोग करने के लिए इस देश में कभी कोई जागरण करने का काम किसी राजनीतिक दल ने नहीं। कांग्रेस इस देश की 1885 को स्थापन हुई पार्टी है, ब्राह्मणों ने स्थापन किया। जब 1848 को ज्योतिराव फुले के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया और ज्योतिराव फुले ने यह कहा कि अंग्रेज नहीं हमारे दुश्मन, हमारे दुश्मन ब्राह्मण है। आज नहीं तो कल अंग्रेज चले जाएंगे, वो कितने दिन रुकने वाले हैं, वो चले जाएंगे, मगर ब्राह्मण जाने वाले नहीं है, वो यही रहने वाले हैं। तो लड़ाई हमारी उनसे होगी, और वर्ण व्यवस्था के नाम पर, जाति व्यवस्था के नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर, आदिवासियों को सेग्रीगेट करने के नाम पर, महिलाओं को दास बनाने के नाम पर, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण की मां भी शूद्र है। ब्राह्मण है, तो बड़ा अजीब किस्म का सिस्टम है। ब्राह्मण की जो मां है, मनुस्मृति में सभी महिलाओं को शूद्र घोषित किया, उसमें ये नहीं लिखा हुआ ब्राह्मण को पैदा करने वाली मां जो ब्राह्मण नहीं, सभी महिलाएं शूद्र होगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है वो जो विदेश से ब्राह्मण भारत में आए, वो लोग पुरुष आए और अपनी प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ की महिलाओं से शादी विवाह करने का काम किया और उससे उन्होंने अपना प्रजनन आगे बढ़ाया। इसलिए यहाँ की महिलाओं को, वो यहाँ की है, मूल निवासी है, इस वजह से उन लोगों को शूद्र घोषित करते। तो ब्राह्मण की मां भी शूद्र है,
शूद्र मां से ब्राह्मण पैदा हो रहा है। ये भी सारा बड़ा अजीब मामला है। ये तर्क शास्त्र के आधार पर कहीं कोई टिकने वाली बात नहीं है। अब जो फैक्ट्री ही गलत है, साला प्रोडक्शन कैसे अच्छा हो सकता है? तो मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, मगर वो लोग जो कह रहे हैं उसको इनडायरेक्ट लैंग्वेज में बता रहा हूं। मगर उनका समझ में नहीं आ रहा है कि जिन महिलाओं को उन्होंने शूद्र घोषित किया उससे ब्राह्मण पैदा हो रहे। बताए गलत किस्म की बातें जो हैं, पूरी तर्कविहीन बातें जो हैं, उन्होंने वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, अस्पृश्यता में, आदिवासियों के सेग्रीगेशन में, महिलाओं के दास में, सारी महिलाओं को दास घोषित कर दिया, सारी महिलाओं को गुलाम घोषित कर दिया। गुलाम घोषित करने का एविडेंस क्या है? एविडेंस है सभी महिलाओं को अधिकार वंचित कर दिया। मनुस्मृति में लिखा है कि पुरुष के मृत्यु के बाद में संपत्ति महिला के नाम पर, मरने के बाद भी महिला के नाम पर नहीं। ये तो बाबा साहब आंबेडकर ने बाद में संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ लागू करने के बाद महिलाओं के लिए भी हिंदू गुडविल नाम का कानून बनाकर उसमें प्रॉपर्टी राइट्स की भी सारी व्यवस्था कर दी है। इस वजह से हमारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि महिलाओं को अपने परिवार के अंदर वो भी प्रॉपर्टी की मालिक हो सकती है। ये तो महिलाओं को भी पता नहीं है और कोई किसी को बताता भी नहीं है। स्कूलों में इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं है और समाज के जो जागृत लोग हैं वो किसी को बताते नहीं है। बताते क्यों नहीं है? उनको लग रहे मेरी माता जो है वो प्रॉपर्टी की मालिक हो जाएगी। अजीब किस्म की बात है। अरे तेरी माँ अगर तेरे पिता के प्रॉपर्टी की मालिक होगी तो क्या वो अपने बाप दादा के घर में लेकर जाएगी, तेरे लिए छोड़ेगी मरने के बाद में? तो ये लॉजिक जो है ये हमारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता। बहुत सारी बातें हमारे लोगों के समझ में नहीं आती। ये तमाम बातें जो है बाबा साहब आम्बेडकर ने, क्योंकि उनको ये सारा अध्ययन था, ब्राह्मण धर्म शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था और उस अध्ययन में जो जो भी चीजें मानव होने की और उसकी गरिमा होने की और बराबरी के विरोध में है, हर उस चीज के विरोध में उन्होंने व्यवस्था कर दी और इसकी वजह से तमाम प्रकार के बराबरी के अधिकार हमारे लोगों को मिले। और ये अधिकार जितने मिले हमें उसका पता ही नहीं, हमें उसकी जानकारी भी नहीं है, हमें उसका ज्ञान नहीं है और इस वजह से बहुत सारी समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार नहीं है। ये शासक चुनने का और शासक बनने का अधिकार है। अभी बता रहा हूं, मेरे बताने के पहले कितने लोगों को पता है? मैं जानता हूं, आपको सवाल पूछ रहा हूं, जवाब भी मैं ही दूंगा, आपको जवाब नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक चुनने का और शासक बनने का अधिकार है। तो हमारे लोगों ने जब संविधान लागू हुआ तो 84 तक 50 से शुरू हुआ, 84 तक उन्होंने वोट के अधिकार का उपयोग शासक चुनने के लिए किया। शासक चुनने के लिए किया 84 तक। मैं 84 किस आधार पर बता रहा हूं? 84 को मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा अब चुनेंगे नहीं, बनेंगे। कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है
और उसको पूरा करने के लिए पार्टी बनाई। अब चुनेंगे नहीं, चुनना गलत नहीं, चुनने का अधिकार वोट के अधिकार में शामिल है। हमारे लोग 84 तक चुनने का काम करते रहे और चुनने का काम जब तक करते रहे दूसरों को चुनते रहे। महान लोग, हमारे जो महान लोग हैं, उन महान लोगों ने क्या किया? दूसरों को चुनते रहे। तो बाबा साहब आंबेडकर इस बात के बारे में विचार करते थे कि हमारे लोग, रिकॉर्ड करके लिखा रिटर्न लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा ऐसा हमारे लोग क्यों करते थे, तो लिखा हुआ ऐसा क्यों करते थे? नहीं, शासक बनना हमारा काम नहीं। हमारे लोगों की मानसिकता क्या है? नहीं, एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री, ये हमारा काम थोड़ी। सेवा करना हमारा काम, दूसरे लोगों का काम है शासक बनना। तो उन्होंने दूसरे लोगों को चुना, शासक के तौर पर चुना। काशीराम जी आए, काशीराम जी ने कहा ना, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल हैं, चुनने का और बनने। तो चुनने का काम हमारे लोग करते रहे। आमतौर पे हमारे लोगों ने कांग्रेस को चुना। कांग्रेस जिंदगी भर बाबा साहब आंबेडकर का विरोध करती रही। मुझे नहीं लगता बहुत संख्यक लोगों को ये जानकारी है। बाबा साहब आंबेडकर का जिंदगी भर विरोध करती रही और विरोध करती रही, और विरोध की वजह से जब बाबा साहब आंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया, जिसके तहत आज 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाते हैं। 131, जिसके समर्थन के बगैर दिल्ली में किसी की भी सरकार नहीं बन सकती। कितनी सीटें? 131 मेंबर पार्लियामेंट। वो अधिकार उन्होंने 17 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने अवार्ड घोषित किया। उस घोषित अवार्ड में उन्होंने क्या किया? कहा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार होगा। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार क्या था? ये सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार ये था कि शेड्यूल कास्ट का चुनाव क्षेत्र होगा, उसमें शेड्यूल कास्ट ही चुनाव लड़ सकेगा, शेड्यूल कास्ट के ही लोग वहां वोटर होंगे। शेड्यूल कास्ट के चुनाव क्षेत्र में किसी ब्राह्मण को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और ना ही वोट देने का अधिकार होगा। मालूम नहीं हमारे लोगों को, ये सारी रिकॉर्डेड बातें बता रहे। हम लोग ज्यादातर, हमारे लोगों का क्या जानकारी है? हमारे लोगों की बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब आंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले एक बार बोलते थे, अब 3 बार बोले बगैर शांत नहीं होता। अब आजकल जय भीम बोलने का भी नया रिवाज आ गया। पहले जय भीम बोलते थे, अभी बोलते हैं जय 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 जय। मतलब हम लोग जय जयकार करने में किसी को ऐसा लग रहा है एक बार जय भीम बोल रहा है यार, जिसको ऐसा लगा होगा उसने जय 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 ऐसा ताल सुर में लंबा लगा दिया और जय जयकार करने में उसको पूछो बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा के बारे में क्या जानकारी नहीं है। महान थे इतना मालूम। अच्छा, ये कैसे मालूम हो गया महान थे? मेरे पड़ोसी ने बताया। अच्छा, तेरे पड़ोसी को मालूम है कि वो क्यों महान थे? नहीं, ये मुझे पता नहीं।
मतलब जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हमारे लोगों के पास इसके बारे में जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, नहीं कह रहा, बड़ी बात, ज्ञान बड़ी बात है, मैं छोटी बात बोल रहा हूं। जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं है, अरे तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन के द्वारा जो हमारे लोगों को हक और अधिकार मिले, तो मैं वो किस्सा बता रहा हूं। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ, उसमें हमारे लोगों को सेपरेट इलेक्टेड अधिकार मिला और उसके तहत शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अलग चुनाव क्षेत्र मिलने वाला था। उस चुनाव क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट के लोग चुनाव लड़ सकते थे, शेड्यूल कास्ट के ही लोग वोट डाल सकते थे। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को चुनाव क्षेत्र मिला, शेड्यूल ट्राइब का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता था, वही लोग वोट डाल सकते थे और किसी भी ब्राह्मण को वहां चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा और वहां वोट डालने का भी अधिकार नहीं होगा, उसके लिए अलग होगा। ये व्यवस्था बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाई। इसका परिणाम क्या होता, चलो वो भी बता देता हूं। इसका परिणाम क्या होता, इसका परिणाम क्या होता, तो गांधी जी ने ये अधिकार समाप्त करने के लिए आमरण अनशन किया कि ये खत्म होना चाहिए। ये जो अंबेडकर को अधिकार मिला, इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। मर जाऊंगा मगर ये अधिकार मिलने नहीं दूंगा। इसलिए मैं गांधी जी को कभी महात्मा नहीं कहता, ज्यादा ज्यादा जी कहता हूं, गांधी जी। वो भी कुछ लोग बुरा लगता इसलिए जी लगाता हूं, अन्यथा वो भी मेरा मन नहीं करता जी लगाने का, मगर मैं इसलिए जी लगाता हूं कि मुझे अपनी जबान को खराब नहीं करना है। जबान खराब नहीं होनी चाहिए। मेरी जबान है, क्यों खराब करूं? मेरी जबान है तो मैं क्यों खराब करूं? तो मेरे को नुकसान होगा। इसलिए मैं गांधी जी को ज्यादा से ज्यादा गांधी जी कहता हूं। बात हो गया, ज्यादा हो गया, मगर फिर भी ज्यादा से ज्यादा इतना कहता हूं। दूसरे लोग महात्मा कहते नहीं, गांधी जी महात्मा नहीं। अगर गांधी जी महात्मा होते तो जो अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा करके बाबा साहब आम्बेडकर ने अधिकार हासिल करके सेपरेट इलेक्टेड का लाया था, गांधी जी उसके विरोध में आमरण अनशन नहीं करते। उन्होंने आमरण अनशन किया। यानी आमरण अनशन का मतलब है अंग्रेजों को कहा ये वापस ले लो, नहीं तो मैं मर जाऊं। अंग्रेजों ने गांधी जी को चिट्ठी लिखा, रिकॉर्ड है, गांधी जी को चिट्ठी लिखा, नहीं वो अंबेडकर को हमने दे दिया है, अभी हम पीछे नहीं लेंगे। आपको पीछे लेना है तो वो अंबेडकर से बात करो। अब गांधी जी, लोग कहते थे कि वो महात्मा है, मगर उसको लगा अंबेडकर तो छोटा आदमी, साला मैं कैसे बात करूं? अंबेडकर छोटा आदमी, अछूत आदमी, उससे मैं कैसे बात करूं? ऐसा गांधी जी को लगता था। इसलिए गांधी जी ने बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में, आमरण अनशन शुरू कर दिया और कहा अगर मैं मर गया तो तुम जिम्मेदार हो। धमकी, समझ रहे ना, धमकी देने का काम किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर, गांधी जी जब आमरण अनशन को बैठे तो बाबा साहब को भी मालूम था, बाबा साहब भी तो दिमाग रखते थे, बुढ़ा मरने के लिए नहीं करता, मरदा तो अच्छी बात होती, तो मरने के लिए नहीं करता। ये जो मैंने 17 अगस्त को अधिकार हासिल किया, ये पीछे लेने का उसका मकसद, मरना नहीं चाहता। अगर वो मरना चाहता तो फिर तो मैं उसको चुपचाप रहता, कोई भी नहीं बोलता, अपने आप से मर जाता, मामला रफा दफा हो जाता था, खत्म हो जाता मामला। मगर बाबा साहब को मालूम था वो मरने के लिए नहीं कर रहा है, नाम ले रहा है मैं मरूंगा, मगर मरने के लिए नहीं करना चाहता। वो हमने जो अधिकार हासिल किया उससे क्या होता,
उससे 131 मेंबर पार्लियामेंट वर्तमान पार्लियामेंट में चुनकर जाते और सेंटर में किसी भी सरकार नहीं बनती। जब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया तो सरदार पटेल गांधी जी के पास गए और गांधी जी को कहने लगे, गांधी जी, आजादी के लिए आपका प्राण बचना जरूरी है, इसके लिए आपको जान देने की क्या जरूरत? आप पीछे लेना, ये रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं मैं, ये रिकॉर्डेड है। गांधी जी आमरण अनशन को बैठे, सरदार पटेल मिलने के लिए गए। सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा, फिर गांधी ने जवाब दिया, फिर सरदार पटेल ने कहा, फिर गांधी ने जवाब दिया। वो सारा का सारा रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूं। तो गांधी जी ने सरदार पटेल को कहा, सरदार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कल देश आजाद होगा। गांधी जी का, कल देश आजाद होगा और आजाद होने के बाद तुम प्रधानमंत्री बनोगे, आंबेडकर तुमको बनने नहीं देगा। तुम समझ नहीं रहे, मैं आंबेडकर के विरोध में उपवास नहीं कर रहा हूं, तेरे को प्रधानमंत्री पद में देखना चाहता हूं, इसलिए उपवास करता हूं। मगर अंबेडकर अगर सफल हो गए, 131 मेंबर पार्लियामेंट अगर उनके सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनकर जाना है, उनकी सीटें होगी और उनकी सीटें होगी, उनके लोग सेपरेट इलेक्टोरेट में जो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाला आदमी होगा वही चुनकर जाएगा और वो गांधी जी की सुनने वाला नहीं। जो गांधी जी की नहीं सुनेगा वही चुनाव जीतेगा। इसलिए ये लोग आपको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इसलिए उपवास कर रहा हूं। और इस तरह से गांधी जी ने आमरण अनशन का कार्यक्रम रखा और बाबा साहब आम्बेडकर पर जबरदस्त थोपने का काम किया और इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू हुआ और पूना पैक्ट में ज्वाइंट इलेक्टोरेट आ गया। अब ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या हुआ, चुनाव क्षेत्र शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्व होगा, मगर वहां पर शेड्यूल कास्ट का आदमी चुनाव लड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब का आदमी चुनाव लड़ेगा अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में, मगर वोट देने का अधिकार सभी को। ये नया सिस्टम आ गया ज्वाइंट इलेक्टोरेट में। ये नया सिस्टम आने के बाद में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग, ओबीसी के लोग गांधी जी के भक्त थे, उन भक्त लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने इसके लड़ाकू किस्म के लोगों के विरोध में गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी का साथ देने की वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया, ज्वाइंट इलेक्टोरेट आ गया। अब ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट की मदद से ब्राह्मणों ने ओबीसी की गिनती भी नहीं होने दी। पहला परिणाम ओबीसी को भुगतना पड़ा। ये जो दलाल और भड़ुए पैदा हुए ज्वाइंट इलेक्टोरेट में, ये मेरा शब्द नहीं है, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम के किताब में लिखा। उसमें अंग्रेजी में उन्होंने कहा एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू, अंग्रेजी में कहा एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ, देशी, शुद्ध हिंदी। और देशी बोलचाल में दलाल और बड़ुआ। सुनने में अच्छा नहीं लगता मगर ओरिजिनल यही है। और किसी को मध्यस्थ कहो वो सवाल करे क्या कहें, दलाल, हाँ अच्छा ठीक, यानी मध्यस्थ समझ में नहीं आता, दलाल और भड़ुआ को एकदम समझ में आ जाता है। अच्छा ये बात है। तो ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट से क्या हुआ, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने लिख कर रखा हुआ है। दलाल और भड़ुए लोग
131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं। सारे देश के विधानसभा में 1000 से ज्यादा एमएलए चुनकर जाते हैं। इतने ज्यादा लोग चुनकर जाते हैं, मगर हमारे लोगों को कभी कोई पूछता नहीं। अभी दिल्ली में एक कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया और अखबार वालों ने लिखा वो शेड्यूल कास्ट, आप लोगों ने पढ़ा हो, और उसने बाहर आने के बाद कहा, अंदर रहने की बात नहीं कहा, बाहर आने के बाद कहा कि केजरीवाल के पार्टी में शेड्यूल कास्ट के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अरे तो वो गांधी की औलाद है भाई, केजरीवाल जो है ब्राह्मण की औलाद नहीं है, केजरीवाल गांधी की औलाद, वो बनिया है, हरियाणा का बनिया, गांधी भी बनिया। बनिया शब्द का क्या अर्थ है? जो मूर्ख बनाता है वो बनिया। बनिया शब्द ऐसे थोड़ी बना, जो मूर्ख बनाता है वो बनिया। तो मूर्ख कैसे बनाता है? मान लो आपने 1 किलो चावल मांगा तो वो आपको 950 ग्राम तोल देगा, 1 किलो में 50 ग्राम की डांडी मार देगा। बनाया मूर्ख, इससे बना है शब्द बनिया। मूर्ख बनाने वाला बनिया, ऐसे थोड़ी बनता है। शब्द जो बनते हैं वो जो लोगों के जीवन में जो व्यवहार होता है उससे लोग अपने तजर्बे से शब्द बनाते हैं। सारे शब्द जो है डिक्शनरी में जो जाते हैं पहले जीवन में पैदा होते फिर डिक्शनरी में जाते हैं, डिक्शनरी से जीवन में नहीं आते हैं, जीवन में आते हैं और फिर डिक्शनरी में जाते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। उसके आधार पर गांधी जी बनिया। अब इन्होंने हमारे लोगों को सेपरेट इलेक्टेड का अधिकार समाप्त कर दिया। यदि ये समाप्त नहीं होता तो जानते हो क्या होता है? आज हम लोग सिविल प्रमाण में भारत का शासक वर्ग होता। सेंटर में कोई भी सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनती। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए मिनिमम। लोकसभा में 543 लोकसभा की सीटें हैं और 543 लोकसभा की सीटों में आपको मिनिमम चुनाव जीतने के लिए 272 सीटें चाहिए। 272 में 131 सीटें हमारी होती SC ST की, तो सेंटर में किसी की भी सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनती। तो इसके क्या परिणाम होता? इसका परिणाम होता कि 2.5 साल तुम्हारा प्रधानमंत्री, 2.5 साल हमारा प्रधानमंत्री होने दो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें बीजेपी की, मगर काशीराम जी ने चमत्कार करके दिखाया मायावती को मुख्यमंत्री, सीटें कम मगर मुख्यमंत्री मायावती। क्यों? तो ये जो राजनीति है ये राजनीतिक समझ का मामला है, इस पर बोलने की आज जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण इतिहास का बहुत बड़ा अध्याय है और इसकी वजह से हम लोग देश का शासक वर्ग होने के बजाय प्रजा वर्ग बनकर रह गए। हम केवल प्रजा वर्ग, हमारे वोट का वैल्यू 0 हो गया। हम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुनकर नहीं आता और जिसको चुनना नहीं चाहते हैं वही चुनकर आता है। हमारे वोट का वैल्यू 0 हो गया। तमाम लोगों को हमारे वोट और वोट का वैल्यू क्या होता है ये भी समझ में नहीं आता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसलिए ये जो विषय हमने चर्चा के लिए रखा हुआ है ये सामान्य विषय नहीं है, ये इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर का मामला है और इस वजह से
ये बात आपको समझाई जा रही है। ये बात SC ST OBC के लोगों को समझाने की जरूरत है। यदि SC ST OBC इस बात को समझते, क्योंकि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोग केवल पिछड़ों बनने का काम कर रहे हैं। 84 के बाद काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और फिर उन्होंने शासक वर्ग बनाने का आह्वान किया, और केवल आह्वान नहीं किया, मायावती को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया। काल्पनिक बातें नहीं कर रहा। और मैं ये बात आपको 2000 साल पहले हुआ ये नहीं कह रहा हूं। मायावती 2000 साल पहले पैदा हुई क्या है? मायावती 2000 साल पहले पैदा हुई, तो ये अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, और इसको 50 साल भी नहीं हुए हैं। मायावती की तो उम्र भी मुझे नहीं लगती 50 साल की हो, 70 साल, 50 साल की तो है, मैं जानता हूं 70 साल के लगभग हो सकता है, ये इतना हो गया। मगर ये आजादी को ही अब 75 साल होने को आ रहे, तो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए ये लंबी कहानी नहीं है, ये अभी करंट कहानी है। इससे हम लोगों को सबक सीखने की जरूरत है और लेसन लेने की जरूरत है, और उसको समाज में और अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, और उसके अनुसार काम करने की जरूरत है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी वो काम कर सकते हैं। मैं ये बात इतने विस्तार से क्यों समझा रहा हूं, वो इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समाज में रहते रहते जो बात समझ में नहीं आती है, वही बात समाज में जाकर समझाने के लिए समझा रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप समाज के लोगों को जाकर के समझाने का काम करोगे, जागृति बढ़ेगी। जितनी जागृति बढ़ेगी उतनी हमारी शक्ति बढ़ेगी, जितनी शक्ति बढ़ेगी उसके अनुसार हम लोग प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा हमको करना चाहिए, और इसके लिए बड़ा काम, मान लो बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो, बड़ा चेंज करना चाहते हो, बड़ा चेंज इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकता। बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति से होता है, बड़ा परिवर्तन संगठित शक्ति से होता है, बड़ा परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता है, ये संगठित शक्ति से होता है। इसलिए हमें संगठित शक्ति निर्माण करने का काम करना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए, जगे हुए लोगों को जोड़ना चाहिए, जोड़े हुए लोगों से संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए, और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग हमें अपनी मुक्ति के लिए, आजादी के लिए करना चाहिए। ऐसा आप करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।